हेलो फ्रेंड्स, बाल विकास के एक और चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते ही हैं कि मैं पूरी बाल विकास पे एक सीरीज पे भी हूँ, काम कर रहा हूँ, जो आगामी आपके यूपी टेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो लोग भी नए लोग हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बाल विकास की पूरी सीरीज़ पाने के लिए और टेट में अच्छा नंबर पाने के लिए वो मेरे ऐप को इंस्टॉल करें। गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उसको इंस्टॉल करके चाइल्ड जो साइकोलॉजी है उसका पूरा पैकेज वहाँ पे ले सकते हैं। काफ़ी इजी तरीके से मैंने वो वीडियोस बनाए हैं और हैंड रिटेन कुछ नोट्स भी हैं, आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो लोग भी अभी नए हैं वो तुरंत गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, एक्सपर्ट्स एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से चाइल्ड साइकोलॉजी का पैकेज ले सकते हैं, जो टेट और सीटेट दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, तुरंत देर न करते इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि अभी हम लोग विकास के बारे में कुछ स्टडी कर रहे थे। मेरे पिछले जो 2 वीडियोज़ हैं वो कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और चाइल्ड साइकोलॉजी होती क्या है उसके ऊपर था। तो उसी क्रम में आज हम आगे जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं इमोशनल डेवलपमेंट का। इमोशनल डेवलपमेंट का। इसके बाद हम सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। सोशल डेवलपमेंट से वैसे थोड़ा सा कम क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो हमारा जो मेन पॉइंट होगा वो इमोशनल डेवलपमेंट पे होगा। मीन्स जिसको हम संवेगात्मक विकास भी कहते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी का मीन्स बाल विकास का, बाल मनोविज्ञान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस पे आइए हम लोग डिटेल में बात करते हैं। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जैसे जैसे बच्चा डेवलप करता है, जैसे जैसे उसके अंदर शारीरिक विकास होता है, उसके अंदर उसका मानसिक विकास होता है, ठीक उसी प्रकार उसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट भी होते हैं। मीन्स उसके अंदर जो है वो संवेगात्मक विकास भी धीरे धीरे होता रहता है। जहाँ बच्चा शुरू में पहले कुछ अपने समूह में या अपने हम उम्र के लोगों के प्रति बड़ा लगाव दिखाता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है उसके अंदर सामाजिकता आती है, समाज में उठना बैठना बोलना बात करना, वो इन्हीं सभी प्रोसेस के माध्यम से सीखता है। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है कि व्हाट इमोशनल डेवलपमेंट इज़, कि संवेगात्मक विकास होता क्या है। देखिए, जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो बेसिकली रेफर करता है उस एबिलिटी के ऊपर जिससे वो किसी चीज़ को पहचानता है, कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करता है और वो जीवन के विभिन्न स्टेज पर लोगों की फीलिंग को समझता भी है और उसके अनुसार अपनी प्रतिक्रिया भी देता है। इसको अगर और शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करें तो जो बच्चे के अंदर चाहे का संवेगात्मक विकास है वह एक तरीके से एक ऐसा विकास है जिसके माध्यम से बच्चा विभिन्न अपने उम्र के विभिन्न अवस्थाओं में लोगों से अपनी बातों को व्यक्त करता है, लोगों की भावनाओं को समझता है, परिस्थिति अनुसार उसे किस तरीके से काम करना है इस पर वो पूर्ण रूप से क्या करता है, विचार करता है। तो ये जो संवेगात्मक विकास का हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है वह बच्चे के स्पेशली सहायता करता है इन चीज़ों को समझने में। ठीक है, जैसा इमोशनल डेवलपमेंट को आप अब समझ ही गए होंगे कि इमोशनल डेवलपमेंट में संवेगात्मक विकास क्या है। एक लाइन में अगर कहें तो संवेगात्मक विकास किसी भी बच्चे के अंदर उत्पन्न वह योग्यता है जिसके माध्यम से जीवन के विभिन्न स्टेज पर मीन्स जीवन के विभिन्न स्तर पर वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, दूसरों से की फीलिंग को समझता भी है और उसको मैनेज करना मीन्स उसको संभालने की भी कोशिश करता है। यह बच्चा जिस दिन से पैदा होता है उसी दिन से ये इमोशनल डेवलपमेंट उसके अंदर क्या है, बढ़ते रहते हैं। आपने खुद शुरू में अनुभव किया होगा कि बच्चा शुरू में क्या है कि वो किसी को नहीं पहचानता है, लेकिन विदिन 1 और 2 मंथ के बाद उसको अपनी माँ से बड़ा लगाव होता है, माँ से अलग नहीं होता है। फिर उसको अपने पिता से मीन्स जो अनपरिचित मीन्स जो लोग अपरिचित होते हैं उनके गोद में वो जल्दी नहीं जाता है, जो परिचित लोग हैं उन्हीं के पास वो पड़ा रहता है। तो ये सारी जो फीलिंग बाहर निकल के आती है वो बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट संवेगात्मक विकास के पक्ष की ही बात होती है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
कि जो बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स जो मनुष्य का संवेगात्मक विकास होता है वह किससे संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा यह अनुभव का एक पक्ष होता है, मीन्स यह एक्सपीरियंस का ही एक पक्ष होता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि अनुभव के बेसिकली 3 पक्ष होते हैं, ठीक है। पहला जो हमारा पक्ष होता है वो होता है संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक के बारे में अभी हम लोगों ने अभी पीछे वाले वीडियो में इस पर अच्छे से बात किया है, ठीक है। दूसरा जो पक्ष होता है वो होता है संवेगात्मक, जो होता है वो होता है चेष्टात्मक। जिनको भाई हिंदी में समस्या है वो इस चीज़ों को इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कि चीज़ों को आपको बाइलिंगुअल होकर ही समझना होगा, तभी बेहतर रहेगा। तो संज्ञानात्मक को आप कॉग्निटिव भी कह सकते हैं। संवेगात्मक अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इमोशनल है आपका। और चेष्टात्मक जो होता है यह कोनेटिव होता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट हैं जो अनुभव के 3 पक्ष होते हैं। तो संवेगात्मक जिसको हम पढ़ रहे हैं ये अनुभव का ही क्या है, एक पक्ष होता है, ठीक है। इनके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो जो आदमी का संवेगात्मक विकास होता है, मीन्स जो बच्चे के अंदर एक संवेगात्मक विकास होता है, वह संवेगात्मक विकास जो है उसकी प्रवृत्तियों पर, मीन्स उसके मूल प्रवृत्तियों पर क्या होता है, आधारित होता है। मीन्स ये कहना गलत नहीं होगा कि मनुष्य का या बालक का जो संवेगात्मक विकास होता है वह उसकी मूल प्रवृत्ति या डायरेक्ट प्रवृत्ति भी आप कह सकते हो, उसकी प्रवृत्तियों पर ही क्या होता है, आधारित होता है। मैकडूगल एक बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, एक बहुत रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है मैकडूगल। उन्होंने मनुष्य की 14 संवेगों और उन संवेगों की मूल प्रवृत्तियों का वर्णन चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत उन्होंने किया है। तो ध्यान दीजिएगा, मैकडूगल ने, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने मनुष्य की 14 संवेगों को, मीन्स इमोशनल एलिमेंट्स को और उसकी मूल प्रवृत्तियों का चाइल्ड साइकोलॉजी में वर्णन किया है। और यूपी टेट साइट, सी टेट या किसी भी स्टेट के टेट के एग्ज़ाम में ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी पिछला यूपी टेट का पेपर हुआ था, वहाँ से उस यूपी टेट में इस मूल प्रवृत्तियों से एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए हम लोग पहले उन मूल प्रवृत्तियों को देख लेते हैं। अब हम इस पॉइंट की बात कर लेते हैं जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेट के एग्जामिनेशन के लिए, संवेग और उसकी मूल प्रवृत्ति, या इसको आप उसकी मूल प्रवृत्तियां भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, संवेग और उसकी मूल प्रवृत्तियों को मैकडूगल ने 14 प्रकार की संवेग और उसकी मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। मैंने अभी बताया आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। बड़ी स्क्रीन पे मैं कर देता हूँ और इन मूल प्रवृत्तियों और संवेगों को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए, बड़ी स्क्रीन पे हो गया है। सब लोग कॉपी पेन से लेकर पहले इसको क्या करिए, नोट करिए, ठीक है। तो ये जो मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियाँ और एक तरीके से कहें तो उनका संवेग बताया गया है, वो इस प्रकार है। आप भी इसी सीक्वेंस में पूरा क्या है पढ़ लीजिए। आपकी नज़र सबसे पहली क्या है, संवेग पे रहनी चाहिए, क्योंकि संवेग से ही क्वेश्चन बनते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ ठीक है उससे जुड़ी हैं, लेकिन क्वेश्चन जो बनता है वो संवेग से बनता है। तो आप पहले नंबर पे देखा है पलायन। पलायन को आप भय भी कह सकते हो, जिसको इंग्लिश में फियर कहते हैं। दूसरा आपका युत्सा है, इसका जो संवेग होगा वो क्रोध होगा, मीन्स एंगर है। तीसरे नंबर पे है निवृत्ति। निवृत्ति के लिए आप देख सकते हैं घृणा या जुगुप्सा होती है। यहीं पे पिछले बार टेट में क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो युत्सा और जुगुप्सा दोनों में वो कंफ्यूज करके उसने क्वेश्चन पूछा था। तो टारगेट पे रखिएगा इसको, जिसको इंग्लिश में आप डिस्गस्ट भी कह सकते हो। तीसरा है वो निवृत्ति है, तीसरा हो गया था। चौथा आपका है संतान कामना, उसके लिए आप वात्सल का प्रयोग करेंगे, मीन्स उसकी जो संवेग है वो वात्सल्य है, इंग्लिश में कहें तो टेंडर है।
5वें नंबर पे है शरणागति। शरणागत के लिए करुणा या दुख होता है, इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, एक तरीके से कहें पीड़ा है आपकी। 6वां आपका काम प्रवृत्ति है, जिसको कामुकता भी कहा जाता है, उसका संवेग है, इसको आप लस्ट कह सकते हो। 7वां आपका है जिज्ञासा, जिसको आप आश्चर्य वॉन्डर कह सकते हैं। 8वां आपका है दैन्य। दैन्य जो होता है वो आत्महीनता को दिखाता है, तो इसका जो संयोग होगा वो संवेग होगा, जो वो होगा आपका आत्महीनता, जिसको आप निगेटिविटी कह सकते हो। 9वां आपका है गौरव। गौरव को आप आत्माभिमान भी कह सकते हो, सेल्फ फीलिंग इसकी होगी। 10वां आपका सामूहिकता है। सामूहिकता को आप एकाकीपन कह सकते हो, पॉजिटिव या सेल्फ फीलिंग या लोनलीनेस भी इसको कह सकते हो आप। 11वां भोजन की तलाश है, वो भी मूल प्रवृत्ति है, इसका जो संवेग होगा वो भूख होगा, जिसको आप हंगर कह सकते हो। उसके बाद है संग्रहण। संग्रहण का जो संवेग होगा वो अधिकार भाव होगा, फीलिंग ऑफ ओनरशिप या पोसेशन भी कह सकते हो आप। रचना धार्मिकता, ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है, आगे एक वीडियो भी है क्रिएटिविटी पे जिस पे हमें बात करना है, ठीक है, तो उसमें आप मैं डिटेल में इसमें बात करूँगा। तो रचना धार्मिकता का क्या होगा, कृति भाव होगा, क्रिएटिवनेस हो जाएगा। और 14वां और लास्ट जो है वो है आपका हास्य है, जिसका आमोद होगा, एम्यूज़मेंट होगा। तो आप इन सारे को वीडियो को रोक के इस सारे पॉइंट्स को आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके आगे के एग्ज़ाम के लिए। संवेग और इसकी मूल प्रवृत्तियों को समझने के बाद एक और हम संवेगात्मक विकास से एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को हम लेते हैं, जो कि टेट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। वो हमारा टॉपिक है संवेगात्मक विकास की विशेषताएं। मीन्स संवेगात्मक विकास की विशेषता क्या होती है, अब हम उस पर कुछ बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं दिन बहुत नज़दीक है और हमें कई सारे टॉपिक को टच भी करना है, तो थोड़ा सा तेज़ चलना ही होगा। हाँ, ये मेरी गारंटी है कि चीज़ें आपको पूरी तरीके से समझ में आने वाली है, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपका यहाँ पे क्या करूँगा, क्लियर करूँगा। तो चलिए उसी क्रम में हम देखते हैं कि संवेगात्मक विकास की विशेषताएं क्या होती हैं। अगर मैं तेज़ चल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर कहना, ठीक है, कि सर आप तेज़ हैं। पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन आओ इस पर कॉन्सेंट्रेट हम करते हैं, थोड़ा सा लगना पड़ेगा आपको इसमें भी। पहला जो संवेगात्मक विकास की विशेषताएँ हैं वो ये हैं कि ये जो संवेगात्मक विकास है वो क्रमशः होता है। ध्यान दीजिएगा, जो संवेगात्मक विकास है वो एक सीक्वेंस से होता है, ऐसा सडन चेंज आपको देखने को नहीं मिल सकता है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभवों से चीज़ों को सीखता है, और ये सारा जो प्रक्रम है वह एक क्रम से होता है, कहीं पे भी आपको डिसऑर्डर देखने को इसमें नहीं मिलेगा। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है कि जो संवेगात्मक विकास होता है वो क्रमशः होता है, वो पूरी तरीके से क्रम से होता है। क्लियर हुआ। जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये टेट के लिए इम्पॉर्टेंट हो रहने वाला, इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा इसका। दूसरा है कि संवेगात्मक विकास जो होता है वो साधारण से जटिल की ओर होता है। ध्यान दीजिएगा, वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसका व्यवहार जो होता है बेहद साधारण, बेहद सिंपल और ऑर्डिनरी होता है, लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे उसमें परिपक्वता आती है वो जटिलता मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी को भी प्राप्त करता है। तो सिंपल सा कह दें तो जो संवेगात्मक विकास है, ठीक है, वह सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने की उम्मीद है। क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होता है, हो सकता है ऐसा हो कि संवेगात्मक विकास कैसा होता है, सरल से जटिल की ओर, जटिल से सरल की ओर, या दोनों, या फिर दोनों नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा सरल से जटिल की ओर मीन्स सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है। क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि अनुभव की वृद्धि से परिपक्वता आना। ध्यान दीजिएगा, संवेगात्मक विकास में अनुभव का बड़ा महत्व है। मैंने अभी पीछे बात कहा भी आपसे कि संवेगात्मक विकास जो है वो अनुभव का ही एक पक्ष होता है। क्लियर हुआ। तो जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा, अनुभव में वृद्धि होगी, वैसे वैसे आप मैच्योर होते जाएंगे, चीज़ों को समझने लगेंगे, चीज़ों को सीखने भी आप लगेंगे। तो अनुभव का बढ़ना भी परिपक्वता लाता है और संवेगात्मक विकास का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप याद रखिएगा। क्लियर। बात कर लेते हैं चौथा, प्रशिक्षण से विकास। ध्यान दीजिएगा कि प्रशिक्षण से भी संवेगात्मक विकास में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, अगर आप अनट्रेन्ड हैं, किसी भी फील्ड को ले लीजिए,
तो उस फील्ड के प्रति जो आपका एटीट्यूड होगा वो डिफरेंट होगा। लेकिन जैसे आप प्रशिक्षित हो जाएंगे, ट्रेन हो जाएंगे, ट्रेनिंग कर लेंगे किसी भी चीज़ का, तो आपको सोचने समझने बात करने का तरीका, आपके इमोशनल जो आपके कहते हैं सोच है, इमोशनल जो आपकी प्रक्रियाएं हैं, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि प्रशिक्षण के विकास से, ध्यान दीजिएगा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि प्रशिक्षण के विकास से भी संवेगात्मक विकास क्या है, प्रभावित होता है। ठीक है, तो पांचवा सबसे है इम्पॉर्टेंट है व्यवहारों से संबंध। ध्यान दीजिएगा संवेगात्मक विकास का जो पक्ष है वो आदमी के व्यवहारों से उसका सीधा सीधा क्या होता है, संबंध होता है। क्योंकि जैसा आप इमोशनली अपने आप को शो करेंगे, लोग वैसे ही आपको व्यवहार का समझेंगे और मानेंगे भी। क्लियर हुआ? तो ये 5 जो है वो संवेगात्मक विकास की विशेषताएं हैं। एक बार तेजी से रिपीट कर लेते हैं। पहला, संवेगात्मक विकास की पहली क्वालिटी है कि ये क्रमशः होता है, क्रम से होता है। दूसरा, साधारण से जटिल की तरफ होता है। तीसरा, अनुभव की वृद्धि से परिपक्वता आती है। चौथा आपका है प्रशिक्षण से इसका विकास होता है। और पांचवा आपका है कि यह व्यवहारों से इसका सीधा सीधा क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, इनके पॉइंट के बाद मीन्स संवेगात्मक विकास की इन विशेषताओं के बाद अब कुछ संवेगात्मक विकास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको समझना होगा, जिसको हम तुरंत इसके बाद क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इसके बाद अब हम जो बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर, जिस पे आपकी निगाह रहनी चाहिए। जो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि जो शिशु होता है मीन्स जो बच्चा होता है उसका व्यवहार जो होता है वह किस पर केंद्रित होता है। तो इस पर एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, ये संवेगात्मक विकास का ही टॉपिक है। और इस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो आपके संवेग होते हैं, जो आपकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, उसी के द्वारा शिशु का व्यवहार क्या होता है, नियंत्रित होता है। और यूँ कह लें तो उसी पे उसका व्यवहार क्या होता है, केंद्रित होता है। मीन्स बात वही निकल के आती है कि जो आपके संवेग और जो उसकी क्या है, मूल प्रवृत्तियां हैं, इसी पे आपका शिशु का व्यवहार जो है वो है टिका रहता है। मीन्स उसी से क्या होता है, नियंत्रित होता है। ठीक है, इसी प्रकार रास का एक कमेंट भी है जो काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है कि भावना ग्रंथि क्या होती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कॉपी निकाल के आप सभी लोग नोट कर लिएगा कि ये भावना ग्रंथि क्या है। इस भावना ग्रंथि को परिभाषित करते हुए रॉस ने कहा है कि भावना ग्रंथि होती है वह किसी भी बालक में भावनात्मक संस्कारों का संयोजन होती है। क्लियर हुआ? मीन्स ये आपके संवेगात्मक विकास में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट है जो कि रास के द्वारा किया गया था कि भावना ग्रंथि क्या होती है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि भावना ग्रंथि का क्या आशय है या भावना ग्रंथि होती क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, भावना ग्रंथि जो होती है वो भावनात्मक संस्कारों का आपका संयोजन होती है। इस पॉइंट को भी आप क्या है याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हो सकता है टेट के एग्जामिनेशन में पूछा जा सके। इसी के साथ एक और पॉइंट है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है संवेगात्मक विकास को लेके, जो आपके क्वेश्चन में बनता भी है, वो पिछले टेट के एग्ज़ाम में आया भी था, कॉल और ब्रूस का कमेंट। उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कोल और ब्रूस ने, ध्यान दीजिएगा, बाल्यावस्था को मीन्स चाइल्डहुड को संवेगात्मक विकास का यूनिक स्टेज कहा है। मतलब जो संवेगात्मक विकास है मीन्स जो आपका इमोशनल, ठीक है, इसका यूनिक स्टेज को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। मीन्स सुनहरा जो स्टेज होता है उसको लेके क्वेश्चन पूछा गया था। तो संवेगात्मक विकास का यूनिक स्टेज जो होता है उसको याद रखिएगा आप, वो होता है आपका बाल्यावस्था मीन्स चाइल्डहुड। ये पिछले टेट में पूछा जा चुका है, यहाँ पे आपकी नज़र होनी
चाहिए। और ये कमेंट किसका था? कॉल और ब्रूस का कमेंट था। ठीक है, तो अब यहीं पे हम संवेगात्मक विकास के टॉपिक को फिनिश करते हैं। एक समरी मैं बता दूं, संवेगात्मक विकास जो होता है वो बालक के अंदर हुए उस विकास को परिभाषित करता है जिससे वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, दूसरों की समझता है और समय और परिस्थिति के अनुसार एक्टिविटी करता है। ठीक है, इसके लिए संवेगात्मक विकास के लिए या संवेगों के लिए उस बालक की या उस मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां जिम्मेदार होती हैं। मूल्य प्रवृत्तियां कितनी होती हैं और मूल प्रवृत्तियों का संवेग कितने होते हैं, उसको मैकडूगल ने 14 प्रकार का बताया है, जो अभी हमने उसको डिस्कशन किया है। उसके बाद जो आपकी नज़र होनी चाहिए संवेगात्मक विकास की विशेषताओं पर होनी चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने दिया है, इस पे आप नज़र रखिएगा। अब संवेगात्मक विकास के बाद अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं सामाजिक विकास में सोशल डेवलपमेंट पर। संवेगात्मक विकास के बाद अब जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल डेवलपमेंट, मतलब सामाजिक विकास। ये बहुत ही छोटा और विशेष इम्पॉर्टेंट नहीं रखता टेट के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन फिर भी ये टॉपिक आपके चाइल्ड साइकोलॉजी का है। कुछ एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बन के भी आते हैं, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे अपनी नज़र रखेंगे। संवेगात्मक विकास उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चाइल्ड साइकोलॉजी का पूरा पैकेज इंक्लूडिंग जो पिछला आपका टेट का पेपर हुआ था उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी का पूरा सलूशन मेरे ऐप पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने अभी बताया था, जैसे आपको आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और पैकेज देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। वन टाइम है जहाँ आराम से आप, ये भी आपका दिन बचा है उसमें उस चीज़ को रिवीजन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं सोशल डेवलपमेंट को लेके, मीन्स सामाजिक विकास को लेके। एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, साइकोलॉजी का जो चैप्टर है उसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे तो चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर ढंग से हम क्या है समझ सकते हैं। जैसे बच्चे के अंदर जैसे जैसे शारीरिक विकास होगा, जैसे जैसे उसके अंदर मानसिक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, उसके अंदर क्रिएटिविटी का विकास होगा, उसके अंदर संवेगात्मक विकास होगा, तो आराम से उसके अंदर सामाजिक विकास भी दोनों क्या है चलता रहेगा। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिक जिसमें पावर्स का नाम भी आता है, एफ.आर. पावर्स भी हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है, उन्होंने सामाजिक विकास को एक प्रगतिशील सुधार के रूप में देखा है। मीन्स उनके अनुसार जो आपका सामाजिक विकास होता है वो प्रगतिशील सुधार के रूप में देखा जाता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि जो सामाजिक सुधार होता है वो किसके अंतर्गत उसको आप रख सकते हो, तो आप उसे प्रगतिशील सुधार के रूप में भी आप उसको देख सकते हैं, आप उसको सुन सकते हैं। एफ.एफ. पावर्स ने, मैंने भी जैसा आपको बताया कि ये आपका प्रगतिशील सुधार है, तो एफ.एफ. पावर्स ने इसे प्रगतिशील सुधार के रूप में इसको देखा है और उन्होंने माना है कि जो सुधार निर्देशित क्रियाओं द्वारा व्यक्ति के अपने सामाजिक वंशानुगति के बोध में और उसके आनुवंशिकता के साथ उचित ढंग की संगति में परिवर्तनीय व्यवहार प्रतिदर्श जो होता है या परिवर्तनीय आचरण प्रतिदर्श होता है, उसका निर्माण इसके थ्रू होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लहजे में उन्होंने इस बात को कही है, लेकिन इसमें हम 2-3 चीज़ अगर उनका नोटिस करें, पहला तो प्रगतिशील सुधार के रूप में इसको कहा है, दूसरा उन्होंने कहा है सामाजिक वंशानुगति के साथ साथ उन्होंने आनुवंशिकता को भी इस चीज़ में, इस परिभाषा में समाहित करने की कोशिश की है। तो हमको इन सारे पहलुओं को पहले ध्यान से समझना होगा। पहली चीज़ तो ये कि जब भी बच्चे के अंदर सामाजिक विकास होता है उसमें आनुवंशिकता का भी बड़ा रोल होता है। आनुवंशिकता के साथ साथ समाज में उसके घर का, उसके परिवार का क्या रोल है, उसका भी बच्चे के ऊपर बड़ा ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे एक पॉलिटिकल लीडर्स का बच्चा होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये जन्म से ही ऐसी क्वालिटी मिल जाती है कि जहाँ खड़ा हो जाए तो 2-4-10 लोग लाइन में लग जाते हैं। ठीक है, मैं भाई एक आध दो एक्सेप्शन होंगे, मैं उनकी बात नहीं करूँगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जेनेटिकली उस चीज़ को, वो चीज़ें क्या होती हैं मिली होती हैं।
जो सामाजिक विकास के रूप में उसको देखने को मिलती हैं। TFR जो पावर्स हैं उनका कमेंट कहीं ना कहीं सही भी है और बेहतर है। तो यहाँ पे जो आपको सीधा सीधा याद रखना है, FF पावर्स ने कहा है कि जो सामाजिक सुधार होता है उसको प्रगतिशील सुधार के रूप में रखना चाहिए। ठीक है, यही पॉइंट है जो आपको नोट भी करना है। करें, एक साइकोलॉजिस्ट, बड़े रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम वाइगोत्स्की था। वाइगोत्स्की, इन्होंने भी सामाजिक सुधार को परिभाषित करते हुए अपने व्यूज़ को उन्होंने दिया है और ऐसा ये मानते हैं कि बच्चों के विकास में, ध्यान दीजिएगा, बच्चों का जो भाषा का विकास होता है, बच्चों के भाषा विकास में सामाजिक अंतःक्रिया का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, मतलब ऐसा इन्होंने माना है कि जो बच्चे की भाषा विकास होती है, भाषा का विकास होता है, उसमें सामाजिक जो अंतःक्रिया है उसका बड़ा रोल होता है। ठीक है, ये कमेंट किसका है? ये कमेंट वाइगोत्स्की का है, जिन्होंने कहा है कि बालक के भाषा विकास में सामाजिक अंतःक्रिया का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस पॉइंट को भी आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, कॉपी और पेन करिए, इन चीज़ों को आप क्या करिए, नोट करिए। इसके अतिरिक्त सामाजिक विकास के कुछ और भी पहलू हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, इन इम्पॉर्टेंट कमेंट्स के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक मीन्स फैक्टर कौन कौन से हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। कई सारी किताबें हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स निकल के आते हैं जो सामाजिक विकास को पूर्णतया प्रभावित करते हैं, वो विकास में जो पहला पॉइंट है वो है वृद्धि का। ध्यान दीजिएगा, जो सामाजिक विकास में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसको आप इंग्लिश में ग्रोथ भी कह सकते हो। ठीक है, वृद्धि के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है लिंग भेद, जिसको आप सेक्स डिफरेंसेस भी कह सकते हो। मैं दोनों में चल रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ, चीज़ें आपको आराम से समझ में भी आएंगी। एक कॉपी लेके चीज़ों को नोट भी करते चलिए। तो पहला जो हमारा है जो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला फैक्टर है वो है हमारा वृद्धि मीन्स ग्रोथ होता है। दूसरा है लिंग भेद, जिसको सेक्स डिफरेंसेस भी आप कह सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए भी है क्योंकि जैसे जैसे बच्चे का मतलब बच्चा मेल है फीमेल है, समाज में उसकी क्या स्थिति है, ये सब कुछ डिपेंड करता है उसके लिंग भेद पर, मीन्स उसके सेक्सुअल डिफरेंसेस पर, चीज़ें सेक्स डिफरेंसेस पर ये चीज़ें क्या होती हैं, डिपेंड करती हैं। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका परिपक्वन और अधिगम मीन्स मैच्योरिटी और लर्निंग। मैच्योरेशन और लर्निंग सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है बच्चे के सामाजिक विकास के प्रभावित करने वाले कारक के रूप में। ठीक है, तो तीन हो गए आपके, वृद्धि हो गया, लिंग भेद हो गया मीन्स ग्रोथ हो गया, सेक्स डिफरेंसेस हो गया, मैच्योरेशन एंड लर्निंग हो गया आपका। जो चौथा आपका है भाषा और संपर्क हो गया मीन्स लैंग्वेज और उसका कॉन्टैक्ट मीन्स उसका जो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कैसा है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, यह भी सामाजिक विकास को परिभाषित या प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। पांचवा जो है आर्थिक और राजनीतिक दशा। ध्यान दीजिएगा, बच्चे की स्वयं की आर्थिक दशा और उसके आसपास के जो भी पॉलिटिकल या जो भी समाज की पॉलिटिकल सिचुएशन है वह भी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाली होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त सामने इधर पॉइंट है आपका 6वें नंबर पे आपका जो पॉइंट है वो है समाज की संस्थाएं और उनका कार्यकलाप। ध्यान दीजिएगा, जो भी समाज में संस्थाएं होती हैं, किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो एनजीओ हो चाहे कोई भी हो, उन एनजीओज मीन्स उन संस्थाओं का, उन इंस्टीट्यूशंस का समाज में क्या अस्तित्व है, क्या उनका कार्यकलाप है, क्या उनकी एक्टिविटी है, यह भी एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है। ठीक है, 7वें नंबर पे आए तो बच्चे की खुद की रहन सहन और सांस्कृतिक स्थिति क्या है
उस पे ऊपर ये डिपेंड करता है कि बच्चे का सामाजिक विकास कैसा होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए भी है, अगर आपका रहन सहन और सांस्कृतिक जो इम्पोर्टेंस है वो बेहतर नहीं है तो बच्चे के बिगड़ने और बनने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और जो लास्ट में 8वां है मूल आवृत्तियाँ। अभी हम मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात किए हैं। बच्चे की मूल प्रवृत्ति भी बड़ी जिम्मेदार होती है उसके सामाजिक विकास को लेके, ठीक है। तो ये आपके 8 बेहद इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को टोटली इफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लें। वृद्धि है, लिंग भेद है, परिपक्वन और अधिगम है, भाषा और संपर्क है, आर्थिक और राजनीतिक दशा है, समाज की संस्था और उनका कार्यकलाप है, रहन सहन और सांस्कृतिक स्थिति और मूल अवृद्धियाँ हैं। इनको आप तेजी से क्या करिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। इसके साथ साथ मैं इस टॉपिक को यहीं पे फिनिश करूंगा, लेकिन उससे पहले सोरेनसन का एक कमेंट है जो उन्होंने सामाजिक विकास को लेके कहा है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ। सोरेनसन के अनुसार कि सामाजिक वृद्धि या विकास दूसरे के साथ अच्छी तरह बढ़ने की एक योग्यता का विकास है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा है। सोरेनसन ने कहा है कि सामाजिक वृद्धि या सामाजिक विकास जो होता है वह दूसरे के साथ आगे अच्छी तरीके से आगे बढ़ने की योग्यता का विकास होता है, ठीक है। तो इसी पॉइंट के साथ मैं सामाजिक विकास का टॉपिक क्या करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। हाँ, जो हमारा अगला टॉपिक होगा, जो अगली क्लास होगी, वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं पे होगी, जिसमें हम शैशवावस्था और उसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, किशोरावस्था और उसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, और बाल्यावस्था और उसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। पिछले टेट में किशोरावस्था से अच्छे क्वेश्चन पूछने को मिले थे, तो हम उन तमाम टॉपिक्स को अपनी अगली कक्षा में देखेंगे। जाते जाते मैं एक बार फिर बता दूं, जो लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें और गूगल पे प्ले स्टोर से जाकर ऐप को डाउनलोड करें और चाइल्ड साइकोलॉजी का पैकेज लें। बहुत कम दिन बचे हैं और अपने रिवीजन पे लग जाइए। तब तक के लिए गुड बाय।